नमस्कार दोस्तों, मिशन एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो आपका जीके व जीएस के प्रश्नों पर आधारित है जो आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। प्रश्नों का लेवल अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन ज़रूर ऑन करना। दोस्तों, इसमें जो आपके प्रश्न हैं, प्रश्नों के साथ साथ मैं आपको जो एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं वो भी मैं आपको क्लियर करते हुए चलूँगा। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और आज के इस वीडियो का जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है। दोस्तों, हमने इस वीडियो में वो प्रश्न लिए हैं जो आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो बस आप वीडियो को आप स्किप मत करिए, वीडियो को पूरा जरूर देखिए। प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधार कला, मथुरा कला, शुंग कला या मधुबनी कला। तो इसके लिए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा गंधार कला। गंधार कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है। यह भारत की एक प्रसिद्ध प्राचीन कला है। इस कला की शैली यूनानी और रोमन थी। इस कला में पहली बार बुद्ध की सुंदर मूर्तियां बनाई गईं। इनके निर्माण में सफ़ेद व काले पत्थरों का भी प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे अगर बात करें ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है तो गांधार कला। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। महमूद गजनवी के आक्रमण पर महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था। जो महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था, इसका मेन उद्देश्य क्या था भारत पर आक्रमण करने का। भारत की संपत्ति को लूटना या स्थायी शासन स्थापित करना या एक उपनिवेश बनाना या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत की संपत्ति को लूटना, ये महमूद गजनवी का उद्देश्य था भारत पर आक्रमण करने का। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से जो है किसने युद्ध किया था। मतलब पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था ये अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच में हुआ था। मुगल, लोधी, मराठा या खिलजी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ये मराठा, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच हुआ था। इस युद्ध में मराठों की पराजय के उपरांत उत्तर भारत पर उनके नियंत्रण की आकांक्षा समाप्त हो गई। अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान का शासक था। पानीपत के तीसरे युद्ध के दौरान मुगल शासक शाह आलम द्वितीय था। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसा कि प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रश्न जो है सी सही हो जाएगा उत्तर। और सन भी आपको याद रखिए, पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। भारत में पुर्तगालियों ने निम्न में से किस स्थान पर अपने पहले किले का निर्माण किया था। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कोचीन। भारत में पुर्तगालियों ने अपना जो पहला किला है वो कोचीन में बनाया था। भारत में पुर्तगालियों ने कोचीन, जो कि पहले कोच्चि के नाम से जाना जाता था, स्थान पर किले का निर्माण 1503 ईस्वी में किया था। इसका निर्माण पुर्तगाल के वायसराय अल्बुकर्क ने करवाया था। ये भी आपको याद रखिए, किसने करवाया था। अल्बुकर्क ने कराया था 1503 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 5। निम्न में से किसका नाम भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न बहुत अच्छा है, देख लीजिए। निम्न में से किसका नाम भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है। तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर द्वितीय, अशफाक उल्ला खां या रानी लक्ष्मीबाई। तो यहाँ पे 5 के लिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, अशफाक उल्ला खां। अशफाक उल्ला खां नाम भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है 1857 ईस्वी में हुआ था, जिससे रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर द्वितीय तथा तात्या टोपे जुड़े थे। इसके पश्चात भारत में क्राउन का शासन स्थापित हुआ। अशफाक उल्ला खां काकोरी षड्यंत्र से संबंधित है, जो कि काकोरी षड्यंत्र हुआ था 1925 में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न संख्या 6। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वोमेश चंद्र बनर्जी। वोमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे।
ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले वह प्रथम भारतीय थे। उल्लेखनीय है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। तो यहाँ पे अगर बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष के बारे में, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो अगर बात करें अगर ये कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, अमृतसर पंजाब, जलियांवाला बाग कांड। अगर बात करें इसका आदेश किसने दिया था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो है बी सही हो जाएगा, माइकल ओ डायर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश माइकल ओ डायर ने दिया था, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। इस हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी थी। ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना है। इस हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो थे, इन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। और सर शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का पद भी त्याग दिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे प्राथमिक सेक्टर की बात की गई है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, कृषि। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। प्राथमिक क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करते हैं। इसमें कृषि है, वानिकी, मत्स्य, खनन शामिल हैं। अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में वस्तुओं का निर्माण और तृतीय क्षेत्र में सेवाएं प्रदान की जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ क्या होता है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और गलत भी हो जाता है, तो इसे ढंग से देखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ जो होता है, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। इसके अलावा अगर हमारी वीडियो में कोई भी शिकायत है, सुझाव है, तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। वर्ष 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात हो रही 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी से ही हो जाएगा, आर के षणमुगम चेट्टी। स्वतंत्र भारत का प्रथम केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को आर के षणमुगम चेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। मोरारजी देसाई ने वित्त मंत्री के रूप में अब तक सबसे ज़्यादा 8 बार बजट प्रस्तुत किया था। ये भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा बजट किसने प्रस्तुत किया, तो आप याद रखिए मोरारजी देसाई, जिन्होंने 8 बार बजट को प्रस्तुत किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे 11 के लिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नई दिल्ली। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत अगस्त 2011 में की गई थी। इसका उद्देश्य जो है खाद्य सामग्री के लिए विज्ञापन पर आधारित मानकों का निर्माण करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12। निम्न में से ऋण माफी शब्द किससे संबंधित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पे देख लीजिए, कृषि से संबंधित है ऋण माफी शब्द। ऋण माफी शब्द कृषि से संबंधित है। किसी व्यक्ति, समूह या संस्था द्वारा लिए गए ऋण को माफ़ कर देना ऋण माफी कहलाता है। भारत के किसानों को दिए गए ऋण को माफ़ करने की बात प्रत्येक चुनाव के दौरान की जाती है तथा बाद में ऋण माफी को प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 13 के लिए डी सही हो जाएगा, 1935। चलिए इसके बारे में जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं वो देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आरबीआई की स्थापना, जो इसका एक्ट याद रखिए 1934 के अंतर्गत हुई थी। एक्ट जो है आरबीआई के स्थापना का वो एक्ट है 1934, और इसकी स्थापना जो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और यह भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना जो है यंग हिल्टर आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई थी और इसके जो पहले गवर्नर थे, प्रथम गवर्नर थे, वो ऑसबोर्न स्मिथ थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के नीचे प्रतिशत क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा, 22%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के नीचे 22% लोग रहते हैं।
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2012 में भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की कुल संख्या लगभग 276 लाख थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सरकारी प्रतिबंधों में ढील देने को दर्शाता है? निम्न में से कौन सरकारी प्रतिबंधों में ढील देने को दर्शाता है? तो यहाँ पे 15 के लिए बात की जाए, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, उदारीकरण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16। निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको ये बताना है कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, सामाजिक असमानता। बाकी जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और प्रौढ़ साक्षरता, ये 3 आधार हैं मानव विकास सूचकांक के। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, जो कि सही है। चलिए अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आपको जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देना है, और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं अगली वीडियो में आपको दूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी शिकायत या सुझाव है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। बस इसी तरीके से आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो चलिए दोस्तों, अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका समय शुभ हो।